Hello my friends, myself Shivani Joshi and welcome to my channel which is Law Novitiate। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस के बारे में। मैं बताती हूँ आगे आपको। आज से पहले हमने डिस्कस किया था वीडियो में प्रोबेशन एक्ट के बारे में, फिर डीवी एक्ट के बारे में, ऐसे ही था स्पेसिफिक रिलीफ के बारे में। कुछ कुछ प्रोविजंस हमने उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, जैसे प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट था जिसमें हमने सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 4 तक डिस्कस किया था। देन हमने लिया था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसमें हमने डिस्कस किया था सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 6 तक। एंड देन हमने लिया था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हमने डिस्कस किया था सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 की 2J तक। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। एज सच देखा जाए तो सिविल लॉ की बात की जाए या क्रिमिनल लॉ की बात की जाए, बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं एलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस कोई भी जुडिशरी एग्ज़ाम है या कोई लीगल एग्ज़ाम है, कोई भी लीगल एग्ज़ाम, उस सारे एग्ज़ाम से या एलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें, बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें अगर बात की जाए सिविल लॉ है तो सिविल लॉ में सीपीसी है तो सीपीसी में रेस जुडिकेटा है या रेस सब जुडाइस है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए एविडेंस की तो उसमें एडमिशन या कन्फेशन, इन दोनों के डिफरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या बात की जाए अगर कॉन्ट्रैक्ट की तो कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे डिफरेंसेस कैटेगरीज हैं, तो उन कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट करना है ये भी उसमें प्रोवाइडेड है। ऐसे कि ऐसे का बात की जाए टीपी मींस ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो उसमें है सेल है, लीज है, एक्सचेंज है, एक्शनेबल क्लेम है। ऐसे कि ऐसे मॉर्गेज है तो मॉर्गेज में बहुत सारे कैटेगरीज हैं, टाइप्स हैं, तो उनमें डिफ्रेंशिएट हम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे कि ऐसी आज जो हम लेने जा रहे हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे डिफ्रेंशिएशन। कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जो हम डिफ्रेंशिएशन लेंगे वो होगा वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इनका मीनिंग नहीं पता है, तो मैं आज कोशिश ये करूँगी कि मैं आपको वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझा सकूं, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मैं इसमें टर्म यूज कर रही हूँ, दोनों में सिमिलर वर्ड एक आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कोई भी एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है दोनों टर्म। एग्रीमेंट मतलब होता है, सबसे पहले एग्रीमेंट का हमें कोई भी डेफिनेशन अगर स्टार्ट करनी है तो हर डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर हम लॉ पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो अगर जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अगर हम कोई भी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें उसका सेक्शन बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कोई एक जुडिशरी एग्ज़ाम देंगे हम या कोई भी लीगल भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या एलएलबी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर हम आंसर सेक्शन के साथ में लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारे मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो मैं हर डेफिनेशन को बताने से पहले उसका सेक्शन डिफाइन करूँगी। पहले कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H में डिफाइन है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है हर वो एग्रीमेंट जिसे लॉ द्वारा इन्फोर्स करवाया जा सकता है। इन्फोर्स मतलब होता है लागू। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो हम उसके बदले में सूट लेके आ सकते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में अगर ब्रीच हुआ तो हम कंपनसेशन के लिए क्लेम फाइल कर सकते हैं। तो ये मतलब होता है इन्फोर्समेंट का। ये तो हुआ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब। अब मैंने इसमें टर्म यूज़ किया था एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो प्रोमिसेस का सेट है, बंडल है जिन्हें हम लॉ द्वारा इन्फोर्स करवा सकते हैं, या फिर कह लीजिए हर वो एग्रीमेंट जिसमें पहला तो बंडल ऑफ प्रोमिसेस है, मीन्स सेट ऑफ प्रोमिसेस है, जिसमें कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो एग्रीमेंट नहीं होगा, और अगर एग्रीमेंट हो गया तो बिना कंसिडरेशन एग्रीमेंट वॉइड होता है। ये वाली बात हम आगे डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। अभी ये इतना जानना ज़रूरी है, सिर्फ इतना कि अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है which consists of set of promises forming part of consideration
मतलब कंसिडरेशन भी होना ज़रूरी है। अगर ऐसा कुछ है तो वो एग्रीमेंट कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब पता चल गया। अब बात करते हैं हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन का सेक्शन इसका है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 2J ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 2J ये कहता है कि ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स जो जब बने, जब पार्टीज ने बनाया तब तो वो वैलिड थे, पर वो बनने के बाद में ऐसे लॉ एग्जिस्टेंस में आए या फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस एग्जिस्टेंस में आए जिसकी वजह से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहे, या कह लीजिए उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है सेक्शन 2I में डिफाइन है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिन्हें किन्हीं पार्टीज के ऑप्शन पे उसे वॉइडेबल डिक्लेयर करवाया जा सकता है, मतलब इन्फोर्स करवा सकते हैं, ऐसी पार्टीज होती हैं, या फिर किन्हीं पार्टीज के ऑप्शन पे उसे इन्फोर्समेंट करवाया ही नहीं जा सकता, तो ये कहलाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मैंने पहले बोला था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि अगर ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2022 को, मैं पास्ट का भी एग्जाम्पल ले सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पास्ट डेट्स भी हम एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हैं। ओके, 1 जनवरी 2022 को मैंने ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं इस पर्टिकुलर डेट को, आगे जो भी आने वाली डेट है, या फॉर एग्जांपल कह लीजिए 1 हफ्ते बाद में, 1 तारीख के 1 हफ्ते के बाद में मैं इस पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल मैगी को 100 बैग्स ऑफ मैगीज जो है वो सेल आउट करूँगा टू बी। अब होता क्या है, 1 हफ्ते बाद की मतलब डिलीवरी की जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। होता क्या है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बना उसके थोड़े टाइम बाद में, या कह लीजिए जब उसकी डिलीवरी की बात आई उससे पहले ही ऐसा लॉ एग्जिस्टेंस में आ गया कि मैगी को सेल आउट करना इज बैन, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैगी को बैन नहीं किया था और उससे पहले किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट तो वो वैलिड था, क्योंकि उस टाइम मैगी बैन की ही नहीं थी। तो जब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया गया जब मैगी बैन नहीं थी तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, पर जैसे ही मैगी बैन कर दी उसके बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। ठीक है, ये हुआ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ ले लीजिए, 100 बैग्स ऑफ राइस या किसी भी चीज़ का, या पर्टिकुलर टेलीविजन का, या फिर अलमीरा को बेचने के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट किया कि इस पर्टिकुलर डेट को ए जो है वो बी को डिलीवरी करेगा, बी को ए जो है वो डिलीवरी करेगा बी को किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर ले लीजिए या अलमीरा के बारे में। और ए ने क्या किया, जिस अलमीरा की वो बात कर रहा था उसने उस पर्टिकुलर डेट को, जिस दिन डिलीवरी की जानी थी, उसने उस अलमीरा को रिप्रेजेंट किया था, वो भी मिस रिप्रेजेंटेशन किया था। तो बी के पास ऑप्शन है कि बी जो है वो क्लेम लेके आ सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाने के लिए, क्योंकि ए ने प्रॉपर्ली जिस अलमीरा की ए ने बात की थी वो अलमीरा बी को नहीं बेची। मैं वापस इस एग्जाम्पल को क्लियर करती हूँ। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ में कि मैं इस पर्टिकुलर अलमीरा को बेचूंगा, और 20 जनवरी ले लेते हैं डेट, इस डेट को मैं ये वाली अलमीरा बेचूंगा बी को। और बाद में जब डिलीवरी होती है उस अलमीरा की, और फिर जब डिलीवरी मिलती है बी को, तो बी ये पॉइंट रेज करता है कि जो अलमीरा की बात हुई थी वो अलमीरा मुझे नहीं मिली। तो ये हुआ मिस रिप्रेजेंटेशन, या कह सकते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन, या फिर कह सकते हैं उसके साथ फ्रॉड कमिट किया है ए ने। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ में फ्रॉड किया, या मिस रिप्रेजेंटेशन किया, या कोवर्जन किया, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस अगर किया है,
तो इन केसेस में भी एग्रीव पार्टी के पास में ऑप्शन होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सके। ये हुआ एग्जाम्पल्स। अब हम इसके मेन जो मैं आगे डिस्कस करने जा रही हूँ ये है इनका डिफ्रेंसिएशन। लेट्स स्टार्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेकंड एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट डिफरेंस जो है वो है इनकी डेफिनेशन के बेसिस के ऊपर। फर्स्ट डिफरेंस है डेफिनेशन में ये कहेंगे कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिन्हें या कह लीजिए जो सीज हो जाते हैं एनफोर्समेंट फॉर इन्फोर्समेंट बाय लॉ इन्हें इन्फोर्स नहीं किया जा सकता या वो रुक जाते हैं, दे गेट सीज्ड टू बी इन्फोर्स बाय द लॉ। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्स होते हैं किन्हीं एक या एक से ज़्यादा पार्टीज के ऑप्शन के ऊपर या फिर किन्हीं दूसरी पार्टी या पार्टीज के ऑप्शन के ऊपर इन्फोर्स किए जा सकते हैं या इन्फोर्स नहीं किए जा सकते हैं। सेकेंड जो बेस है डिफ्रेंसिएशन का वो है नेचर। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का नेचर है कि पहले जब इनको कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, जब कॉन्ट्रैक्ट तैयार हुआ तब तो वो वैलिड थे, पर सब्सिक्वेंटली लॉ चेंज हुआ या सर्कमस्टांसिस कुछ ऐसे एग्जिस्टेंस में आए जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड में कन्वर्ट हो गया। ये है नेचर के बेस पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल में है कि वॉइडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो स्टार्टिंग से ही वॉइडेबल होते हैं जब तक कि उन्हें कैंसिल ना कर दिया जाए। मतलब उसमें ऑप्शन ही ये होता है कि अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो वो स्टार्टिंग से ही वॉइडेबल रहेगा, पार्टीज को उन्हें कैंसिल करवाना पड़ेगा। कौन सी पार्टीज? जो एग्रीव्ड है, मतलब जिनके साथ में फ्रॉड हुआ है या कोर्जन हुआ है या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है या अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। थर्ड इसकी जो बेस है वो है राइट या रेमेडी, मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या रेमेडी है या क्या राइट मिल सकता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में राइट या रेमेडी की बात की जाए तो इसमें कोई रेमेडी नहीं है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड है। इसमें मतलब अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या होता है कि जो पार्टीज होती हैं उन्हें कोर्ट के पास जाना होता है, वहाँ से कोर्ट जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवाता है। और अगर किसी पार्टी ने बेनिफिट उठा लिया है या बेनिफिट ले लिया है किसी भी पार्टी ने, तो उस बेनिफिट को रेस्टिट्यूट करवाना होता है। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है अगर किसी पार्टी ने कोई बेनिफिट ले लिया है तो उसे वापस रिटर्न करना जिससे वो बेनिफिट लिया है। ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बेस में रेमेडी ये है कि जो एग्रीव्ड पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकती है जिसके साथ में कोई भी फ्रॉड हुआ है, कोर्जन हुआ है या मिस रिप्रेजेंटेशन जिस पार्टी ने किया है, तो एग्री पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा ले। फोर्थ बेस ये है कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस जो है पार्टी नहीं डिमांड कर सकती क्योंकि वो वॉइड है। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कोई परफॉर्मेंस नहीं होती। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें एग्री पार्टी के पास में ऑप्शन ये है कि एग्री पार्टी के पास ऑप्शन तो नहीं कह सकते, पर अगर एग्री पार्टी ने रीजनेबल टाइम में या टाइम रहते उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करवाया जिसे वो करवा सकती थी, तो नेक्स्ट पार्टी के पास ऑप्शन आ जाता है कि वो डिमांड कर सकती है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाए या वो करवा सकता है परफॉर्म। फिफ्थ जो बेस है वो है इसका डैमेज। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में डैमेज जो है वो क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो वॉइड हो चुका है, तो इसमें कोई चांस ही नहीं है कि कोई डैमेज मिल सके। पर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें पार्टी जो है वो डिमांड कर सकती है कि जो एग्रीव पार्टी है जिसके साथ में फ्रॉड किया गया, तो वो डिमांड कर सकती है कि ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें अगली पार्टी ने वॉइड करवा लिया है, अगर वॉइडेबल हो गया है, तो इस केस में वो डिमांड कर सकती है अगर कोई डैमेज उस एग्रीड पार्टी को कमिट हुआ ऐसे ब्रीच करने से, तो वो डिमांड कर सकती है कि उसे जो भी लॉस हुआ है उसको पे किया जाए। फिर इसकी बात करते हैं तो रीज़न, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का रीज़न क्या होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के रीज़न होते हैं बहुत सारे, जैसे कि अगर आपने बिना कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, या फिर आपने रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का कोई एग्रीमेंट किया है, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का अगर कोई
कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो वॉइड, आई एम सो सॉरी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका रीज़न ये होता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाय लॉ या इन्फोर्सिएबल या कह सकते हैं कोई लॉ के द्वारा आने से या फिर कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे एग्जिस्टेंस में आ जाने से वो वॉइड हो गया है या वो एग्जिस्टेंस में नहीं रहा, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसका रीज़न ये है। सेकेंड रीज़न जो है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में है कि अगर रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है या फिर कह सकते हैं अगर कोर्जन से ले लिया गया है कोई कंसेंट या फिर अंडियो इन्फ्लुएंस कर दिया है या मिसरिप्रेजेंटेशन कर दिया है, तो इस केस में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये था 6 पॉइंट्स या 6 बेसिस कह लीजिए जिनके बेसिस पे हमने वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को डिफ्रेंशिएट किया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा एंड आई रिक्वेस्ट, अगर आप में से किसी ने भी मेरा पहले जो वीडियोस बनाए हैं उन्हें नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए एंड इस वीडियो को भी प्लीज़ देखिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ राइज कीजिए और कमेंट बॉक्स में पूछिए। और इसी से रिलेटेड आगे भी हम सीरीज़ बनाएंगे, कंटिन्यू सीरीज़ रखेंगे डिफ्रेंसिएशन को लेकर। जिन्हें नहीं समझ में आया कोई भी टॉपिक तो आप मुझसे प्लीज़ पूछिए, और आगे भी हम इसी को लेकर वीडियोस बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप तक मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। और आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब माय वीडियो एंड फॉलो माय चैनल लॉ नोवेशिएट। थैंक यू सो मच।